हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन 1181 पर, जहां अपने रूटीन के अंदर केमिस्ट्री एंड जनरल साइंस की जो कंपटीशन लेवल की क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे फ्री लेक्चर्स हैं उपलब्ध रहते हैं। अभी अपना मिशन जो चल रहा है A to Z साइंस के बारे में चल रहा है। जनरल साइंस जो है उसको अपनी कंप्लीट करने का लेक्चर बाय लेक्चर उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज अपने जो पढ़ने जा रहे हैं वह न्यूमेरिकल्स जो हैं उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली न्यूमेरिकल्स को देख के वे घबराने लग जाते हैं। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा न्यूमेरिकल्स का जो है डर ख़त्म करने पर, और जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको इस वीडियो में बताए जाएं और आने वाले दिनों में जो वीडियोस में बताए जाएं उन न्यूमेरिकल्स को आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाएं। इन वीडियोस को आप ज़रूर देखें ताकि ये आपके एसएससी की हैं चाहे आपके बैंकिंग के हैं, इन एग्ज़ाम के अंदर ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये खूब पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज के मुख्य टॉपिक की ओर। तो आज हम मुख्य पढ़ेंगे फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पे अपने कंसेप्ट बेस पे बातचीत करेंगे कि किस तरह का कंसेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है कि बर्फ़ को बुरादे में पैक किया जाता है क्योंकि आइस इज़ पैक्ड इन शो डस्ट बिकॉज जो बर्फ़ रहती है उसको अपने बुरादे के अंदर कहीं रखा जाता है, पैक किया जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या रहता है? तो यहाँ आप देखिए, आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी जिसके अंदर यहाँ पे बर्फ़ जो है उसको एक बुरादे के अंदर, ये वाला भाग है इसके अंदर रखा गया है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये जो बुरादा रहता है यह रहता है ऊष्मा का कुचालक। ऊष्मा का कुचालक रहता है। कुचालक रहने की वजह से ये क्या करता है, बर्फ़ की जो ऊष्मा है उसको बाहर, या बाहर की जो अधिक ऊष्मा है या तापमान अधिक होता है वहाँ इस ऊष्मा को आदान प्रदान, ऊष्मा का जो अपने कह दें एक्सचेंज है उसको ये रोकता है। कौन रोकता है? ये बुरादा। तो इसलिए इसका जो ठीक आंसर होने वाला है वह क्या रहेगा आपका? चूरा ऊष्मा का कुचालक होता है। चूरा ऊष्मा का कुचालक होता है। यह आपने कहें कि शो डस्ट इज़ ए पोर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जिससे क्या होगा कि वातावरण के ये सीधे संपर्क में नहीं आएगी और बर्फ़ जो है वो हमारी सुरक्षित पड़ी रहती है। देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है अपना कि एक थर्ड वन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन एनी टू सिस्टम डिपेंड्स ऑन। किन्हीं दो प्रणालियों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उनकी विशिष्ट गर्मी पे, गुप्त ऊष्मा या गुप्त गर्मी पे, व्यक्तिगत तापमान पे, या उनमें अलग अलग गर्मी की मात्रा होती है, इस पे डिपेंड करते हैं। तो देखिए, अपने एक जनरल से उदाहरण से अपने पढ़ते हैं। अपने सभी घरों में चाय जो है पीते हैं, तो वहाँ यदि अपने कप को गर्म जो चाय होती है उसको यदि अपने एक ट्रे के अंदर छोड़ दें और कुछ समय के लिए इसको यहीं छोड़ दिया जाए, तो इसकी जो गर्माहट है वह कहाँ चली जाती है? वातावरण के अंदर चली जाती है। अर्थात इसके अंदर जो ऊष्मा थी, हीट जो थी, वह कहाँ चलेगी? वातावरण में चलेगी और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी? चाय ठंडी हो जाती है। अर्थात इसके अंदर जो टेम्परेचर था, यदि वातावरण का टेम्परेचर इससे कम होगा तो ये क्या होगा? धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि ये इसके व्यक्तिगत जो तापमान है या आपने कहें दिया इंडिविजुअल टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगी कि किस दिशा में ये जो
एनर्जी का फ्लो होगा। इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी अपने समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई एक लोहे का पिंड लिया है हमने, जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ में एक अन्य पिंड बी रखा, जिसका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। तो 30 डिग्री सेल्सियस वाला कम वाला है, तो यहाँ से ऊष्मा या अपने कहीं हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होगा, 30 डिग्री सेल्सियस की ओर। और यदि यहाँ पे 30 डिग्री वाले से अधिक टेम्परेचर यहाँ पे रख दें, या इससे भी कम वाला रख दें, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस वाला रख दें, तो 30 डिग्री वाले से कहाँ जाएगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस की ओर अपना हीट का ट्रांसफ़र करता है। तो ये इसके इंडिविजुअल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, अर्थात हीट जो है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करती है। अर्थात ये जहाँ पे भी इसका टेम्परेचर जो हाई होगा, या उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की ओर ये क्या करती हैं, गमन करती हैं। तो इस प्रकार से आप जब किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैस की ज्वाला सबसे गर्म भाग कहलाता है। देखिए, द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज नोन एज, ऑप्शंस आर नॉन ल्यूमिनस जोन, ब्लू जोन, ल्यूमिनस जोन और डार्क जोन। इस क्वेश्चन को समझने से पहले अपनी इस लॉ के बारे में समझते हैं। वाला भाग जो है ये आपका क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। तो इसमें जो हॉटेस्ट पार्ट रहता है वो यहाँ वाला जो भाग है, ये क्या कहलाता है, आपका हॉटेस्ट पार्ट रहता है। और कूलेस्ट पॉइंट रहता है जो बिल्कुल नीचे की ओर ब्लू वाला पार्ट रहता है, ये वाला आपका कूलेस्ट पॉइंट रहता है। और यहाँ जो है ये भाग आपका क्या कहलाता है, हॉटेस्ट पार्ट रहता है। देखिए क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ गैस फ्लेम इज, क्या आ जाएगा आपका, नॉन ल्यूमिनस जोन जो है वह आपका हॉटेस्ट पार्ट रहता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि कूलेस्ट पार्ट रहेगा तो वह कौन सा रहेगा, आपका ब्लू जोन रहता है। ये आपका क्या रहेगा, कूलेस्ट जो पार्ट है वह रहता है इन फ्लैम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वाई आर द हैंडल्स ऑफ मेटलिक टी पॉट्स मेड ऑफ वुड। तो धात्विक चाय के जो बर्तनों के हत्थे जो हैं वह पूछा है इसने कि लकड़ी के क्यों लगाए जाते हैं। तो देखिए, जो भी हमारी हीट रहती है, हीट में आपको ये ध्यान रखना है, इसमें ऊष्मा के कुछ तो पार्ट रहेंगे जो सुचालक रहते हैं और कुछ क्या रहते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक होते हैं या सुचालक होते हैं। सुचालक कहें तो वे रहते हैं, या अपने कहें कि गुड कंडक्टर रहते हैं, और ये इंसुलेटर रहते हैं। सुचालक वे होंगे जैसे जितने भी मेटल्स हैं वे सभी इसको क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र इजीली करते हैं, हीट का ट्रांसफ़र इजीली करते हैं। जबकि कुचालक जो रहते हैं वे क्या करते हैं, ये अपने में से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होने देते, हीट ट्रांसफ़र ये नहीं होने देते। इसमें जैसे एग्जांपल रहेगा आपका वुड है, प्लास्टिक है, ये सभी क्या करते हैं, ये पूर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अच्छे से हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी कारण हमने कहेंगे कि लकड़ी जो है ऊष्मा की क्या रहती है, कुचालक रहती है, या अपने कहें कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो ये अपने पिक्चर के माध्यम से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। अपने स्टेनलेस स्टील के होते हैं, ये सभी क्या हैं, बर्तन स्टील के रहते हैं। स्टील क्या हुआ, एक तरह से मेटल का ही एक अलॉय है, इसलिए ये मेटल का ही एक पार्ट हो गया। तो यहाँ से
जैसे ही इसको कहीं से हीट मिलेगी या इसके अंदर जो है गर्म पदार्थ भरा जाएगा तो उसकी हीट कहाँ होगी, ट्रांसफ़र होगी पूरे पे। तो यहाँ तक आने के बाद में ये जब लकड़ी का यहाँ पे अपने कहीं वुड का जब अपने इसमें हत्थी लगा दी जाती है तो वुड की हत्थी लगाने के बाद में ये हीट को ट्रांसफ़र जो है, हीट का ट्रांसफ़र यहीं रुक जाएगा। हीट जो है एक्सचेंज नहीं होती। हीट एक्सचेंज नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हत्थी जो है वो गर्म नहीं होगी और आसानी से हम उस बर्तन को पकड़ सकते हैं। यदि यहाँ पे स्टील की हत्थी कहें या आपने कहें कि मेटल की हत्थी लगाई जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इसमें जो ऊष्मा का ट्रांसफ़र होगा वो इस हत्थी में भी हो जाता है और हमें पकड़ने में क्या होता है, असुविधा होती है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर। अभी हमने पढ़ा था कि गुड कंडक्टर और इंसुलेटर। इंसुलेटर वे होंगे जो हीट में से हीट का जो ट्रांसफ़र है नहीं होने देते, या आपने कहें हीट व इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही नहीं होने देते। तो यहाँ देखिए कॉपर जो है वह भी आपका मेटल है, मरकरी भी मेटल है और आपका एल्युमिनियम भी मेटल है। तो ये तीनों ही क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं, गुड कंडक्टर हैं। तो यहाँ क्या रहेगा, आपका आंसर रहने वाला है वुड या अपने जिसको कहें लकड़ी। ये आपका क्या होगा, इंसुलेटर की भांति कार्य करेगा। अर्थात ना तो ये ऊष्मा को और ना ही सूखी जो लकड़ी होती है वह बिजली को अपने में से ट्रांसफ़र होने देती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर संचारित होती है। तो देखिए अणुओं की वास्तविक, अणुओं की गति पूछा है यहाँ पे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। हीट ट्रांसफर transmitted from higher temperature to lower temperature through the actual motion of molecules। ये आपको मुख्य ध्यान रखना है कि मोलिक्यूल्स के जो मोशन है वह क्या कहलाता है। तो ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है, बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। तो यहाँ देखिए ये तीनों जो हैं ये क्या है, हीट ट्रांसफ़र की मेथड की मेथड्स हैं, जिसमें अपने तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं और फिर यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि कंसेप्ट इसके पीछे क्या है और आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास बड़ा बर्तन दिखाया गया है जिसके नीचे से इसको हीट मिल रही है और इस हीट की वजह से यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, हीट की वजह से गर्म हो रहे हैं और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ की जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ये ट्रांसफ़र कहाँ कर रहे हैं, ऊपर की ओर। तो मॉलिक्यूल्स हैं एक जगह से एक जगह की एनर्जी को प्राप्त करके जब ऊपर की ओर उठते हैं और अपनी एनर्जी को दूसरे जो इनसे कम ऊर्जावान या अपने कहें कि कम ऊष्मा वाले जो अणु हैं उनको अपनी ऊर्जा देते हैं। तो ये जो मेथड है वह आपका कहलाता है कन्वेक्शन। ये मेटल का बना हुआ पार्ट है और इसमें यदि डंडी जो है ये भी मेटल की है। तो ये क्या होता है कि यहाँ से जो इसके जो अणु थे उन्होंने ऊर्जा ग्रहण की, ये पार्टिकल्स यहाँ से गर्म होते होते धीरे धीरे ये कहाँ चले गए, एक से दूसरी जगह पे चले गए। तो यहाँ इसकी हत्थी भी जो धीरे धीरे गर्म हो रही है उसका कारण क्या रहता है, कंडक्शन, या इसको अपने कहते हैं चालन। चालन विधि के द्वारा ये क्या हो जाता है, हत्थी भी गर्म हो जाती है। अर्थात अणुओं के आपस में धीरे धीरे जो गर्म हो रहे हैं वो क्या होंगे, आपके कंडक्शन कहलाएगा। कंडक्शन मोस्टली जितने भी सॉलिड्स हैं उनके लिए ये विधि काम में ली जाती है।
संचरण वाली जो विधि है ये आपकी लिक्विड और गैसीय जो पार्टिकल्स हैं वो इस विधि के द्वारा जो है अपना हीट का ट्रांसफ़र करते हैं, और ये दोनों ही चालन व संचारण दोनों ही विधियों में माध्यम की भी आवश्यकता रहती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें हीट मिल रही थी और इस हीट को इस मेटल के पैंदे से लगते हुए और ये यहाँ तक पहुँची है, अर्थात यहाँ यदि ये पैंदा नहीं होता तो यहाँ तक ये हीट नहीं पहुँचती। इसी तरह से यहाँ जो है लिक्विड जो है वो आपके लिए किसका काम कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है। तो थर्ड मेथड इसका रहता है रेडिएशन, या आपने कह दें विकिरण विधि इसको कह दिया जाता है। विकिरण विधि के लिए जो इम्पॉर्टेंट बात रहती है वो यह रहती है कि विकिरण विधि में माध्यम या मीडिएटर की जो आवश्यकता है नहीं रहती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या होता है कि विभिन्न किरणों या अपने के विकिरणों के द्वारा ये एक जगह से ऊष्मा का डायरेक्ट दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आता है अपना कि सूर्य जो है उसकी जो एनर्जी है वो हमारे ज़मीन तक पहुंचती है, या अपने कहें कि अर्थ तक जब पहुंचती है तो उसके मध्य बहुत सी जगह पे आपको वैक्यूम मिलेगा, परंतु ये जो सनलाइट है वो यहाँ तक हमारे पहुँच जाती है और ये हीट का ट्रांसफ़र भी यहाँ करते हैं। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका और भी बनता है, वो भी मैं यहाँ पे बताना उचित समझूंगा। तो देखिए कि विकिरण विधि द्वारा हमारा जो पृथ्वी का वातावरण होता है, पृथ्वी का जो वातावरण है वह आपका विकिरण विधि के द्वारा ही गर्म होता है। विकिरण विधि से गर्म होता है, के द्वारा ही क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। अब पुनः बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ आपके अणुओं के वास्तविक गति के माध्यम से जो आपका ट्रांसफ़र रहेगा वो क्या रहेगा, फिर आपका संवहन जो विधि है के द्वारा ये रहता है, क्योंकि अणुओं की वास्तविक गति किनके द्वारा होगी, संवहन के द्वारा। विकिरण के लिए आपको किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और चालन में जो कण हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, अर्थात ये सॉलिड जो हैं उनके लिए कारगर मेथड रहता है। नेक्स्ट देखिए प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है। तो देखिए प्लांक नियतांक हम प्राप्त करते हैं E=h/, या अपने कहते हैं h/t कहते हैं, क्योंकि न्यू जो रहती है आपकी आवर्ती रहती है वह क्या रहती है, 1/t रहती है। तो यहाँ से अपने देखेंगे तो h जो इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका E/μ, या आपने कहें कि E/t रहेगा। तो देखिए दोनों में अपने देख लेंगे, E का जो मात्रक रहता है वह आपका रहता है जूल, और न्यू का जो मात्रक रहता है वह रहता है आपका हर्ट्ज, और नीचे तो हर्ट्ज इन्वर्स हो जाएगा। ये दूसरा जो मात्रक इसमें हमें प्राप्त होगा वह रहेगा जूल, और समय का मात्रक क्या रहता है, सेकंड रहता है। तो यहाँ ऑप्शन में यदि अपने देखें तो दोनों में से ये वाला आपको दिया हुआ है, तो आंसर क्या रहेगा, जूल इंटू सेकेंड रहेगा। यदि आपको ये वाला भी यहाँ पे आपको प्राप्त होता तो ये भी आंसर ठीक रहता। देखिए प्लांक जो रिलेशन है इसको अपने डिटेल में भी दर्शाया है, शो किया है। तो क्या होगा, h/ν रहता है, और इसको अपने hc/λ के रूप में भी लिखते हैं, क्योंकि न्यू को अपने c/λ के फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे E आपकी ऊर्जा है, ये आपका प्लांक नियतांक है, f न्यू जो रहती है वो फ्रीक्वेंसी या अपने कह दें आवर्ती रहती है आपकी, C जो है और लैम्बडा जो रहती है वह आपका रहता है क्या, तरंग दैर्ध्य रहता है, तरंग दैर्ध्य रहता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नॉर्मली रिलेटेड टू,
ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वह सामान्य रूप से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन आपको दिए हैं, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम, बॉयल का नियम या चार्ल्स का नियम। तो ऊष्मागतिकी या आपने कहें थर्मोडायनेमिक्स जो रहती है उसका फर्स्ट नियम क्या बताता है आपको, ऊर्जा के संरक्षण का कानून या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताता है। अर्थात ये कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल एक प्रकार की जो ऊर्जा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे में बदला जा सकता है, दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं। अर्थात हम ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक प्रकार की ऊर्जा जो है उसको दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे यदि अपने जनरेटर जो हैं उसमें जो यांत्रिक ऊर्जा अपने देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत से उदाहरण हैं, जैसे पवन चक्की है, वहाँ पे भी अपनी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। सेल जो होते हैं उनके रासायनिक ऊर्जा को अपने विद्युत ऊर्जा में बदलाव कर लेते हैं। तो बहुत सी ऊर्जाएं हैं जिनको अपने एक से दूसरे में परिवर्तित करते हैं। ये नियम हमें कौन बताता है, द लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमें बताता है। नेक्स्ट रहता है आपका द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 32 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। अर्थात तापमान आपको दिया हुआ है 32 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में आपको माप ज्ञात कि जो 4 तरह की तापमापी या थर्मामीटर जो हैं काम में लिए जाते हैं। 4 तरह के स्केल हम काम में लेते हैं, जिनमें अलग अलग अपने चारों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं। जिसमें पहला अपने लेते हैं फ़ारेनहाइट में, सेकंड लेते हैं डिग्री सेल्सियस में, र्यूमेटिक में व केल्विन में। ये चारों तरह के थर्मामीटर्स जो रहते हैं जिनमें अपने क्लिनिकल जो रहते हैं या मेडिकल यूज़ में रहते हैं उसमें फ़ारेनहाइट के रूप में ही टेम्परेचर को मापा जाता है। क्लिनिकल या अपने कहें मेडिकल यूज़ के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है वह फ़ारेनहाइट आप काम में लेते हैं। डिग्री सेल्सियस रहता है, र्यूमेटिक रहता है और केल्विन रहता है। इनके अंदर जो रिलेशन है उसको अपने देखते हैं। उस रिलेशन को यदि अपने याद रखेंगे तो इजीली ये वाले क्वेश्चन जो है अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये रिलेशन रहता है F-32 अपॉन 9 C अपॉन 5 R अपॉन 4। केल्विन का जो भी मान आएगा वह डिग्री सेल्सियस वाले मान में 273 ऐड कर दिया जाता है और एक्यूरेट जो वैल्यू रहती है वह रहती है 273.15। ये ऐड करने पे हमें केल्विन में मान प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया तापमान कितना है, 32 फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस में पूछा है, तो ये वाला इसमें रिलेशन लगने वाला है। तो सेल्सियस में आपको निकालना है तो C अपॉन 5 इज इक्वल टू 32 माइनस 32 अपॉन 9, इट मीन्स C इज इक्वल टू 0 अपॉन 9 इंटू 5
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर 0 केल्विन 0 सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर रहने वाला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, उसी रिलेशन से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। द टेम्परेचर एट विच रीडिंग ऑफ बोथ फारेनहाइट एंड स्केल एंड सेल्सियस स्केल जो है आर सेम। तो क्वेश्चन वही है, वही रिलेशन आपको काम में लेना है। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ आपको ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इनको पुट करके देखना है और इसी से आपको जो आंसर है आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका ठीक आंसर जो आपका रहने वाला है वो क्या रहने वाला है -40। या आप इस क्वेश्चन को दोनों को वैल्यू F व C की वैल्यू सेम लेके आप इसको हल करोगे तो भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो मैं ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हल करना चाहूँगा। तो C/5 इज इक्वल टू अपने ले रहे हैं F की वैल्यू मैं कितनी ले रहा हूँ -40 ले रहा हूँ यहाँ पे। तो -40 माइनस 32/9 रहेगा और C इज इक्वल टू क्या रहेगा -72/9 इंटू 5। इसको कट करेंगे तो 8 पे जाएगा और C इज इक्वल टू -40। तो यहाँ जब अपने -40 F की वैल्यू लेते हैं तो C की वैल्यू भी हमें क्या प्राप्त होती है -40 प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही याद रखना है कि -40 ऐसा टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों की जो स्केल है उनकी वैल्यू सेम रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 0 केल्विन इज इक्वल टू 0 केल्विन जो तापमान है वह किसके बराबर होता है। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 0 केल्विन जो टेम्परेचर होता है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, पीछे हमने पढ़ा भी था कि जो डिग्री सेल्सियस का मान होता है, डिग्री सेल्सियस का जो मान है K की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0 दी हुई है। तो K इज इक्वल टू क्या होता है C प्लस 273.15 होता है। यदि 15 नहीं दिया हुआ तो भी ये करेक्ट है। K की वैल्यू आपको यहाँ 0 दी गई है तो C प्लस 273। जब अपनी इसको C को एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू -273। तो जब 0 केल्विन होगा तब डिग्री सेल्सियस में इसका तापमान क्या होगा -273 होगा। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, डिग्री सेल्सियस आंसर इसका रहने वाला है। इस प्रकार से यदि आपको इजीली कंसेप्ट और इसके जो फॉर्मूलाज पता होंगे तो इजीली आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो इसी तरह के जो सीरीज के रूप में आज जैसे हमने फिजिक्स के क्वेश्चन किए हैं तो कुछ क्वेश्चन अपने सेकंड जो पार्ट आएगा उसके अंदर अपने इसके फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अपने 10-10, 20-20 जो क्वेश्चन हैं उनको कड़ी के रूप में हल करेंगे। और जिन्होंने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप टाइप करें केमिकल सॉल्यूशन 1181 @YouTube पे। अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नए से नए वीडियोज़ हैं वो प्राप्त होते रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।